जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में एक बड़े ही शानदार अंदाज में लगे होंगे। हालांकि अभी मैं कहूँ तो तैयारी में थोड़ा सा शानदार अंदाज में लगना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 3 से 4 दिनों का गैप जो हो गया है, फेस्टिवल का गैप। देखिए, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, चाहे छोटे बच्चे की बात करें चाहे बड़ों की बात करें। जब 3 से 4 दिन पढ़ाई में गैप हो जाए और हम खुशियों में डूब जाएं, फेस्टिवल में चले जाएं किसी में, तो वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई की बात बताऊं कि आप मैच्योर तभी हैं, आप समझदार तभी हैं, जब आप किसी भी फीलिंग की स्टेट से बहुत जल्दी निकलना जानते हो। मान लीजिए आप कल तक फेस्टिवल में थे, तो आपका माइंड सेट बिल्कुल शार्प रहना चाहिए। तैयारी से पहले जब फेस्टिवल थे, भाई ठीक है, मुझे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं। और अगर आज आपको ये है कि ठीक है, फेस्टिवल ओवर हो गए हैं और अब मेरा तो अपना त्यौहार, मेरी परीक्षा है, मेरा पेपर है, मुझे उसकी तैयारी में फिर से जुट जाना है, तो जितना जल्दी आप उससे निकल जाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, मेरे यानी धर्मेंद्र के साथ। बताएंगे सभी कैसे हैं आप सब लोग? हाँ बिल्कुल, मोहम्मद अजहर आलम, ठीक बात आप कहते हैं। जरा बताइए कैसे हैं आप सभी के हालचाल। उम्मीद है दिवाली आप सभी की बहुत अच्छी रही होगी। और मैंने आप सभी को बोला था कि हम कुछ सरप्राइज टाइप का टेस्ट लेंगे, क्योंकि इन दिनों में आप सभी को थोड़ा थोड़ा सा अपना रिवीजन भी करते रहना है। तो कौन कौन है मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार, क्वेश्चंस के आंसर बताने के लिए बिल्कुल तैयार? जल्दी से एक बार बताएंगे। मैं आप सभी से कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, जो कि होंगे हमारे पिछले वाले सिलेबस से। तो फूल सिंह हमारे साथ हैं, अमित भाई हमारे साथ हैं, शिशुपाल जी हमारे साथ हैं, मुन्ना कुमार है, चंदन है, सूरजपाल है, कैलाश है। सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 सारा स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रिवीजन किए हैं, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। हिमांशु गुड मॉर्निंग, विभव बाबू गुड मॉर्निंग, गुड्डू बाबू, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आप सभी में से लगभग सभी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। जरा देखा जाए कि कैसे आप सभी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो चलिए, शुरू से लेके अंत तक मैं आपसे 5 इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूं, और अगर आपने इनके आंसर किए तो मैं मान लूंगा कि आप बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर कर लेंगे। अच्छा, पेन नहीं है अभी, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल मैं आप सभी से पूछूंगा इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करते हुए, और मुझे आप बताएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आप जो आंसर करेंगे ना, वो क्वेश्चन का नंबर डालकर करेंगे। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन बताएंगे। दूसरा आप मुझे बताएंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। दूसरा आप मुझे बताएंगे कि प्रतिरोध प्रतिरोध ताप बढ़ने पर, प्रतिरोध ताप बढ़ने पर, यानी कि इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दूसरा सवाल हो गया। आप इनके आंसर करिए, तब तक मैं पेन लेके आऊं। अब की बार बेरोजगारी की दिवाली थी, कोई बात नहीं। आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से जागरूकता आपके अंदर है, एग्जाम से इतना पहले भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगली जो दिवाली रहेगी आपकी रोजगार के साथ रहेगी। बिल्कुल ना परेशान हो। और पहले क्वेश्चन का सभी का बहुत अच्छा आंसर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो मैं फटाफट से बाकी क्वेश्चन लिखता हूँ। ये हो गए आपके लिए 2 सवाल। तीसरा सवाल आप सभी के लिए देखते हैं, और मुझे बताइए इस श्रेणी क्रम में जो धारा होती है, श्रेणी क्रम में धारा, मुझे बताइए समान रहती है प्रत्येक प्रतिरोध में या फिर बट जाती है। यानी कि इन सीरीज करंट जो है वो सेम रहता है या बढ़ जाता है। अगला सवाल मैं मैग्नेटिज्म से लेना चाहूँगा, और आप मुझे बताएंगे कि कम्यूटेटर या दिक्सूचक, कम्यूटेटर यानी कि दिक्सूचक किस तरह की डिवाइस में लगता है, एसी में लगता है या फिर डीसी में लगता है। और अगला और अंतिम सवाल मेरा आपसे, पांचवा सवाल, जो जनित्र है आपका, जनरेटर जो है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जनरेटर का
वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका कार्य सिद्धांत क्या है, बताइए। बहुत बढ़िया, आप सभी के आंसर एकदम अच्छे आ रहे हैं। मैंने बीच में भी देखा, फिर से मैं देखता हूँ कि श्रेणी क्रम में धारा जो है वो कैसी रहती है, समान रहती है। वेरी गुड। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर बढ़ जाता है। विमल, बहुत अच्छा आंसर है आपका। कोमल, वेरी गुड। पवन, गुड्डू, मयंक, आशीष, संदीप, सब बहुत अच्छे अच्छे आंसर कर रहे हैं आप सभी। वेरी गुड, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया। और सिद्धार्थ बाबू का भी आंसर यहाँ आ चुका है। वेरी गुड। अमित, बहुत शानदार आंसर है। पंकज, मैं अब तक देख रहा हूँ कि बहुत सारे भाई बहन बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस की, तो लग रहा है कि हाँ, आप सभी का रिवीजन बहुत अच्छा है सारी चीज़ों का। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है, एकदम जबरदस्त, शानदार। ये फिफ्थ क्वेश्चन का हो गया। तो ऑलमोस्ट सभी ने सभी क्वेश्चंस के बिल्कुल ठीक आंसर किए, और जो नहीं कर पाए वो एक बार मैच करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम होता है। प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे अभी इनकम्प्लीट है, इसको हम आगे कंप्लीट करेंगे, बट अभी आप इतना ही याद रखिए कि प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है, वो टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, बढ़ती नहीं है, समांतर में बढ़ती है। और दिक सूचक किस में लगा होता है, दिक परिवर्तक होगा, सॉरी, दिक परिवर्तक, यानी दिशा को जो परिवर्तित करे, दिक परिवर्तक। तो दिक परिवर्तक जो आपका लगता है वो किस तरह की डिवाइस में काम करता है, एसी या डीसी। तो दिशा बदलने का काम आपको जरूरत पड़ती है डीसी में, और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। अरे तुम कहाँ से आ गए, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका ये काम करता है। तो उम्मीद है पांचों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से कर दिया आपने, और जिन्होंने भी किए उनको एक कॉन्फिडेंस से भर जाना है कि हाँ, हमारी तैयारी बहुत शानदार है, ये आप मेरी तरफ से मान लीजिएगा। बाकी भाई, जो इनमें से एक भी प्रश्न का आंसर नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं उन सभी को एक रिवीजन की ज़रूरत है। चलिए, अब लौट के आते हैं अपने चैप्टर पर। और देखिए, चैप्टर चला हुआ है आपका मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। ये सदियों पहले हमने एक चैप्टर शुरू किया था, और 1 मिनट में पूरे मैग्नेटिज्म का रिवीजन करेंगे। जो मेरे साथ बन पाए वो मान लेना उनका रिवीजन बहुत अच्छा है। तो मैग्नेटिज्म में हमने 4 तरीके से मैग्नेटिज्म देखा। एक तो हमने देखा नेचुरल, नेचुरल में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। पृथ्वी का चुंबकत्व, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। फिर बाकी 2 तरीके से देखा हमने, धारा की वजह से और आर्टिफिशियल। तो सॉरी, आर्टिफिशियल में हमने देखा कि किस किस मटेरियल की मैग्नेट बनाई जाती हैं, और बार मैग्नेट को देखा, दंड चुंबक को, छड़ चुंबक जिसे हम कहते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बहुत सारे हमने गुण पढ़े। उसके बाद हम लोग आ गए थे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें सर ऑर्स्टेड ने हमें बताया कि कैसे विद्युत धारा की मदद से हम चुंबक को उत्पन्न कर सकते हैं। और हमने सीधे तार के कारण, गोल तार के कारण, सोलेनॉइड के कारण यानी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र को देखा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं। फिर हम आए थे कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उस पर एक बल लगता है, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और हमने देखा था कि यही सिद्धांत आपका इस्तेमाल होता है किसमें, मोटर में। और उसके बाद फिर हम आ गए थे फैराडे साहब के पास, जिन्होंने इसका उल्टा बताया कि चुंबक से भी धारा बना सकते हैं। और उन्होंने बताया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित था जनरेटर, जो कि कुछ भी नहीं, सिर्फ मोटर का उल्टा है। तो हमने जनरेटर के बारे में अच्छे से पढ़ा। तो भाई, मुझे तो जब मैं तैयारी भी करता था ना, ऐसे ही पढ़ने में आनंद आता था कि कम से कम सारे टॉपिक तो मेरे दिमाग में हमेशा रहने चाहिए, चाहे उनके अंदर की बात रिवीजन करने से याद आ जाए। तो यहाँ तक सभी को सब कुछ क्लियर है? एक बार थम्स अप करें। अगर आप थम्स अप करते हैं तो फिर मुझे वो इजाज़त होगी आगे बढ़ने की। और वैसे तो हमें ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर से पहले एक छोटा सा मुद्दा पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। और आइए जरा समझें एक बार, क्या होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स। तो सभी थम्स अप करें, और फिर हम चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ चलेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, आप सभी ने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं।
और वाकई मैंने देखा था कि अधिकतम लगभग जितने बच्चे लाइव हैं ऑलमोस्ट 90% भाई बहनों ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हम जिस दिशा में सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, जो हम जिस दिशा में जा रहे हैं अच्छा है सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को। देखिए आप सभी ने बहुत अच्छे से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया। अब चुंबकीय फ्लक्स बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए मान के चलिए कि मैं एक चुंबक रख देता हूं यहां पर, मान लो यहां पर एक चुंबक रखी हुई है और उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली हुई हैं किसी जगह पर। अच्छा, अब यहां पर मान लो मैंने एक प्लेट को रख दिया। भाई प्लेट कैसे रखी हुई है, एक सेकंड को बना लेते हैं, इससे थोड़ा ठीक नहीं बन पाएगी। एक प्लेट रख लेते हैं, ये एक प्लेट हो गई आपकी, एक इस तरह की प्लेट है जिसको मैंने इस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे करके रख दिया। ठीक है, अब आप समझ के देखिए ये प्लेट है, ये ऐसे करके सिंपल एक प्लेट है। प्लेट का मतलब कुछ भी रख दो आप, और उसमें से लोहे की प्लेट ऐसे मान लो, और उसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे करके पार निकल रही हैं। ये प्लेट है और उसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। अब देखिएगा कि मान के चलिए इसी क्षेत्र से, इसी प्लेट से किसी दूसरी जगह पर कम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। मान के चलो एक तो ये हो गया, एक दूसरा केस बना लेते हैं। मान के चलिए इतने ही क्षेत्र से किसी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थोड़ी सी कम निकल रही हैं, मान लो इतनी रेखाएं निकल रही हैं, तो क्या कहा जाएगा? हमने देखा था कि जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नजदीक नजदीक होती हैं वहां पर ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है ना। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा निकल रही हैं और यहां से कम, यानी यहां मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर भाई साहब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका बिल्कुल कमजोर है। बस इसी चीज को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की परिभाषा है कि किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, किसी क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। अच्छा भाई चुंबकीय फ्लक्स की जरूरत क्या पड़ती है? देखो, या तो मैं आपको ये बताऊं कि भैया 4 मीटर स्क्वायर से ना किसी जगह पर 7 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, और 4 मीटर स्क्वायर से किसी जगह पर ना 4 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। या तो मैं ऐसे बताऊं, या मैं कहूं भाई साहब एक जगह पर 7 का चुंबकीय फ्लक्स है और एक जगह पर 4 का, तो आप तुरंत समझ जाओगे 7 चुंबकीय फ्लक्स होने का मतलब 7 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। 4 चुंबकीय फ्लक्स होने का मतलब 4 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। मतलब सिर्फ इतनी सी बात है। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब है कि उस जगह से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। जरा बताएंगे, सबको समझ में आ गया? सभी को क्लियर होगा? तो इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स की, कि चुंबकीय फ्लक्स होता है भाई आपका, इसको हटा लेते हैं, इधर डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो परिभाषा आप लिखेंगे कि किसी 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 क्षेत्रफल से, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये जो एरिया है ए है, ठीक है, मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है पूरा, ये कितना है आपका ए, एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है ए, और ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बी। क्या है? बी होती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहां लिख लेते हैं, बी होती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलेंगे इसका। बहुत बढ़िया अनिल कुमार, वेरी गुड। रोहताश बाबू अभी बात करेंगे, अनूप बाबू। तो ये हो गया बी चुंबकीय क्षेत्र है। अब एक भैया कहता है जी इसका सूत्र क्या होगा। देखिए चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग दिखाते हैं सिंबल फाई से। ठीक है, अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई जो होता है ये होता है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे चुंबकीय क्षेत्र को, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे, यानी कि आप कहेंगे ये होता है B इंटू ए। ठीक, अच्छा ऐसे याद रखो, ये प्रॉपर ना ऐसे होता है बी ए कॉस थीटा, यहां पे हम कॉस थीटा लगाते, उतना गहराई में हम नहीं जाएंगे। अगर कॉस दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो सिर्फ आप इतना फॉर्मूला याद रखेंगे। मैं वादा करता हूं एंगल से आपसे बहुत ज्यादा कुछ सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप एंगल की वजह से कभी भी सवाल में नहीं अटकेंगे। देखिए सबसे ज्यादा जो जरूरी सवाल है यहां से वो बनता है जी साहब इसके मात्रक से। इसका मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है, इसके कई सारे मात्रक होते हैं। देखो एक मात्रक तो यहीं से बन जाएगा, अगर आप सूत्र से मात्रक देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो एक मात्रक तो बन जाएगा इसका। ऐसे ऐसे कर लेते हैं, एक मात्रक तो बनेगा सूत्र से जो कि हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला और इसका मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आप कहो एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक जो है वो होता है इसका मैक्सवेल। ठीक है, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मैक्सवेल। सही है, नोट करेंगे जल्दी से इसको और इसके मात्रक को बड़े अच्छे से याद रखेंगे। सर वेबर होगा, अ, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, देखो ये जो होता है ना इसका सीजीएस मात्रक है, सॉरी ये जो है ये इसका सीजीएस मात्रक है मैक्सवेल। एसआई मात्रक जो होगा वो होगा वेबर। तो याद रखेंगे आप कि फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगी आपकी, वेबर। इसकी यूनिट से बड़ा सवाल आता है वेबर। देखो मैक्सवेल को हम लोग शॉर्ट में एम एक्स लिख देते हैं और वेबर को हम लोग शॉर्ट में डब्ल्यू बी लिख देते हैं। एक इससे संबंधित प्रश्न और याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल, तो आप याद रखेंगे कि एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। कल छुट्टी रहेगी, छठ पूजा की छुट्टी रहेगी। देखो भाई ऑलरेडी मेरे हिसाब से 4 छुट्टियां बहुत हो चुकी हैं, और हालांकि मैं मानता हूं जो हमारे बिहार या फिर बिहार से जो लगा हुआ यूपी का क्षेत्र है उसमें छठ पूजा वाकई में एक अपने आप में अच्छा खासा सेलिब्रेट किए जाने वाला त्यौहार है। तो आप सभी प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा छुट्टियां होंगी तो फिर हमारा सिलेबस भी थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। तो आप चाहें तो छठ पूजा मनाने के बाद जो छठ पूजा पे क्लास शूट है उनको आप सैटरडे या संडे में मैनेज कर लीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से तो अभी कोई छुट्टी आपकी नहीं होने वाली है, क्योंकि इतना तो ठीक है, दिवाली वाला तो मैनेज हो जाएगा, बट उससे आगे फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, तो 3 इसकी यूनिट हो गई। ऐसा यूनिट आपकी वेबर हो गई, सीजीएस यूनिट मैक्सवेल हो गई, और टेस्ला मीटर स्क्वायर आपकी फॉर्मूले से बनने वाली यूनिट हो गई। तो उम्मीद है चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। पहला सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल इसके सूत्र से हो गया, तीसरा चौथा पांचवा फॉर्मूले से हो गया, और छठा सवाल हो गया इस रिलेशन से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आशुतोष, बहुत बढ़िया। एक बार सभी को नोट हो चुका हो तो मुझे बताएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बहुत पूछता है चुंबकीय फ्लक्स, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है।
आप कहाँ से हो? भाई मैं यूपी में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र है भाई। बिल्कुल लवकुश बाबू, आप ठीक कहते हैं। चलिए, मैं अभी क्लास पर परचेज किया हूँ, लाइव करें या रिकॉर्डेड? भाई आप पहले रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा, क्योंकि बीच में से क्लासेस देखेंगे लाइव तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप पीछे से सारी क्लासेस एक बार देखिएगा। चलो फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। और ये हो गया आपका, अरे ये कहाँ से आ गया आज, तो ये हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद अगली जो डिवाइस पढ़नी है हमें, अभी तक डिवाइसों में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम मोटर पढ़ चुके हैं, हम जनरेटर यानी कि जनित्र पढ़ चुके हैं। ऐसा ही एक उपकरण हमें और पढ़ना है, और जिसका नाम है आपका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसे ट्रांसफॉर्मर ही बोलेंगे। शुद्ध हिंदी पेपर में ना पूछी जाती है ना आप याद कर पाएंगे। सबसे अच्छा है जो पूछा जाता है उसी को पढ़ें हम, ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, चलिए मेरा आपसे प्रश्न है कि आप सभी ने ट्रांसफॉर्मर कहाँ कहाँ लगा देखा होगा? अगर आप गांव से रहने वाले हैं तो गांव में सबसे बाहर एक ट्रांसफॉर्मर लगा होगा। उस ट्रांसफॉर्मर से 4 तार निकल रहे होंगे, वो 4 तारों से आप अपने तार टच कराते होंगे, और आपके घर में लगा है, आप जिसको कहते हैं स्टेबलाइजर। वो स्टेबलाइजर नहीं है, वो है स्टेबलाइजर, वो भी एक ट्रांसफॉर्मर है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जैसे जैसे घर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो छोटे छोटे जितने आपके उपकरण हैं हर एक के अंदर ट्रांसफॉर्मर लगे हैं। अगर आप अपने टीवी को उठा के देखें, उसमें कई कई ट्रांसफॉर्मर हैं। अगर मैं इस चार्जर को आपको खोल के दिखाऊं या आप खोल कर देखें तो इसमें ट्रांसफॉर्मर लगा होगा। हर चीज में, आप किसी को उठा के देखें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हर एक में ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो गांव के बाहर वाला ट्रांसफॉर्मर है उसका क्या काम है? जरा मैं देखूं कि आप में से कौन कौन अच्छा आंसर कर पाएंगे। गांव के, मेरा प्रश्न है कि गांव के बाहर जो ट्रांसफॉर्मर आपके लगे हुए हैं उसका क्या काम है? जरा देखें कौन कौन कितना सोच पाते हैं। कभी आपने सोचा हो उसके बारे में? बताइए। 3 तार, गुड मॉर्निंग, हमारे घर के पास ही है, बहुत बढ़िया। तो जरा देखें कि आप में से कौन कौन इस बात का उत्तर कर पाते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मर आखिर करता क्या है। आप कितना प्रैक्टिकल सोच पाते हैं? भाई कभी तो कभी दिमाग में आनी चाहिए थी ये बात। कम से कम 5 जगहों पर है अपने गांव में, वो बड़े जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, मतलब नंबर ऑफ कनेक्शन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ट्रांसफार्मर लग जाते हैं, छोटी जगह पे कम। बहुत बढ़िया, सूरज ने बहुत अच्छा, अरे वाह। सौरभ ठीक है, राइट कंट्रोल करना ठीक है, मतलब आप सभी लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, एक करे स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। लेकिन आप सभी के ना उत्तर तो ठीक है, बट ये आधे अधूरे हैं कि भाई धारा को कम करने के लिए मिथिलेश कहते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं आपके उत्तरों में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है। देखिए पहले बात कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की खोज किसने की। तो दरअसल ना, ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है पहले ये समझना जरूरी है। तो ट्रांसफॉर्मर काम करता है फैराडे साहब के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो उनके सिद्धांत पर काम करता है, इसीलिए बोला जाता है कि माइकल फैराडे साहब ने इनकी खोज की थी। तो अब आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये पढ़ें कि इसका सिद्धांत क्या है। तो आप कहेंगे, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई इनका जो सिद्धांत है, इनका जो प्रिंसिपल है वो है फैराडे साहब का, फैराडे साहब का विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, फैराडे साहब का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका जो प्रिंसिपल है। अच्छा, सभी को भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत याद है? एक बार थम्स अप करके बोलेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे साहब का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। भाई कौन सी सन में इन्होंने इस ट्रांसफॉर्मर की खोज की थी? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं भैया इसकी खोज किसने की थी, तो क्या आपको अलग से बताने की जरूरत है कि फैराडे साहब ने की थी? अरे भाई उनके सिद्धांत पे कार्य करता है तो उन्होंने की थी खोज, सीधी सीधी बात है। तो अगर आपसे खोज पूछी जाए, हालांकि आपके स्तर पे इन्वेंशन नहीं पूछी जाती है,
इन्वेंशन जनरली कॉन्स्टेबल लेवल पे पूछी जाती हैं, तो आप कहेंगे कि इसकी इन्वेंशन फैराडे साहब ने की थी और 1831 ईस्वी में की थी, सन 1831 ईस्वी में। दरअसल 1831 ईस्वी में उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर करता क्या है, बात यह है। आइए जरा एक बार समझते हैं कि ट्रांसफार्मर करता क्या है। देखो, आप चाहे गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, जहां भी आपके गांव के बाहर या कस्बे के बाहर मेन लाइन आ रही होगी और मेन लाइन के जो तार होंगे वो गांव या कस्बे के बाहर रखे हुए ट्रांसफार्मर में आते होंगे। इस ट्रांसफार्मर से ये तार गांव या कस्बे के लिए निकलते होंगे और आपके घर में चले जाते होंगे। ये मान लीजिए आपके घर का एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब देखो बात आती है कि भाई बाहर से सप्लाई कितनी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कितने वोल्ट पे आ रही है। तो बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो गांव या कस्बे में आ रही है, वो आती है आपकी 11,000। भाई साहब 11,000 क्यों? देखिए, जितने ज्यादा वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी रहेगी उतना ज्यादा उसका ट्रांसमिशन करना आसान रहेगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, एक तरह से धक्का है, करंट को एक तरह से धक्का है। तो ये धक्का जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा दूरी तक आप बगैर किसी नुकसान के इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का प्रेषण, ट्रांसमिशन कर पाएंगे। आपको मेरी बात समझ आई कि क्यों ही वोल्टेज हमें ज्यादा रखना पड़ता है। जितना हाई वोल्टेज रखोगे उतना ज्यादा मेरे लिए आसान होगा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ा सकूं। लेकिन समस्या क्या है कि मेरे गांव में या मेरे कस्बे में जो उपकरण लगे हुए हैं, भाई हमें रेल तो चलानी नहीं है, गांव में रेल थोड़ी चलानी है। मेरे घर में क्या है, नॉर्मल से उपकरण है और हर एक उपकरण की जो रेटिंग है, रेटिंग का मतलब वो कितने वोल्टेज पर चलेगा, तो वो 220 से 240 तक चलता है। आप मान लो 240 वोल्ट आ रही है यहां से निकल के, तो मुझे जो अपने गांव के लिए चाहिए, ये कितनी चाहिए, ये मेरे गांव के बाहर है और मेरे घर में, ये मान लो मेरे घर में जो मुझे चाहिए, ये चाहिए 240 वोल्ट पर। तो आपके घर में 240 वोल्ट पर चलेगी। अब मजे की बात क्या है कि घर में भी सारे उपकरण ऐसे नहीं हैं कि जो 240 वोल्ट पर ही चले। जैसे आप मान लो वेल्डिंग करने लग गए, तो वेल्डिंग की जो मशीन है वो 440 वोल्ट पे चलेगी, और भाई साहब आपका जो चार्जर है ये 5 वोल्ट पे चलेगा। तो घर में से भी आपकी मान लो दो तरह की सप्लाई जा रही है। ये आपका घर है और घर में आपने दो तरह की सप्लाई यहां ली हुई है। एक तो मान लो छुटकू से चार्जर की ली हुई है, ये हमारा है छुटकू सा चार्जर, जिसको केवल कितना चाहिए, जिसको चाहिए 5 वोल्ट। ये मान लो चार्जर है, इसको कितना चाहिए, केवल 5 वोल्ट। ठीक, और एक आपने जो सप्लाई ली हुई है, ये मान लीजिए आपने ली हुई है वेल्डिंग मशीन के लिए, आपको वेल्डिंग मशीन चलानी है, तो वेल्डिंग मशीन तो थोड़ा ज़्यादा लेगी, मान लो 440 वोल्टेज लेगी, हाई वोल्टेज लेगी। इसको चाहिए, मान लो कोई भी उपकरण ऐसा है कि जो 440 वोल्टेज लेता हो, कोई ऐसी मशीन है, ठीक है, कोई भी ऐसा उपकरण है। अब आप एक बात देखिएगा कि मुझे यहां क्या चाहिए, मुझे 11,000 से 240 करना है, तो यहां पर मुझे वोल्टेज को घटाना पड़ेगा। दूसरा, यहां अगर यहां से यहां ले जाना है तो वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, और यहां से यहां ले जाना है तो भी घटाना पड़ेगा। अब मैं बात आती है कि वोल्टेज को घटाऊं और बढ़ाऊं कैसे, इस पोटेंशियल को घटाऊं और बढ़ाऊं कैसे। तो उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, ट्रांसफार्मर लगा दिया। अब भैया जी ट्रांसफार्मर कैसे ये काम कर पाता है, अगर आपने वो समझ लिया तो वहीं से आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। आओ हमेशा की तरह एक वीडियो के पास चलते हैं, उसी से पहले सीखेंगे और फिर उससे बनने वाले सारे सवालों को हम रिटर्न फॉर्म में लिखते हुए चले जाएंगे। तो आओ जरा एक बार देखें कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, अंदर से कैसे होता है। तो देखो, ट्रांसफार्मर आपने जो देखा होगा वो बहुत भारी सा, हैवी सा कवर होता है। अगर उस कवर के अंदर आप जाकर देखें तो उसमें भरा होता है पूरा ऑयल। ऐसे मानो जैसे वो एक खाली कवर है और उस कवर में बहुत सारा ऑयल भरा हुआ है। ऑयल क्या काम करता है, ऑयल करता है जो गर्मी बनती है अंदर उसको ठंडा रखता है, उसको बाहर लाता है और उसके अंदर जो खांचे से लगे होते हैं ना, उनमें घुमा घुमा के ले जाता है। हमारा वहां से सवाल नहीं बनेगा, हमारा सवाल बनता है ट्रांसफार्मर में अंदर से। अब उस ऑयल में क्या डूबा हुआ रहता है, वहां से हमारा सवाल बनेगा और वही हमें पढ़ना है। तो देखिए, एक बार आप इस वीडियो को देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप।
आप में से किसी ने भी कोई छोटा बड़ा कभी ट्रांसफार्मर खोल के देखा हो तो उसमें या तो एम शेप में या ई शेप में या एल शेप में बहुत सारी स्ट्रिप्स मिलती हैं, बहुत सारी पत्तियां आपको मिलती हैं। उनको बोलते हैं हम लेमिनेटेड कोर। कोर क्या होती है? वो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, मृदु लोहे की, और मृदु लोहे की बनने के बाद उनको आपस में सेट कर दिया जाता है एक मोटाई में। जैसे मान लो बहुत सारी स्ट्रिप हैं, उनको मैं आपस में मिला दूं कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से। ये बहुत सारी मेरे पास स्ट्रिप हैं, पट्टियां हैं, और मैंने ना इनको लेमिनेट कर रखा है, वार्निश की कोटिंग करके लेमिनेट, जैसे हमने सोलेनॉइड पे वार्निश की कोटिंग की थी ताकि उनका आपस में एक दूसरे से कनेक्शन ना रहे। तो इन पर एक कोटिंग हो जाती है बड़ी पतली, एक केमिकल की, जिसको वार्निश बोलते हैं, और उसकी वजह से ये इंसुलेट हो जाती है। इंसुलेट का मतलब एक दूसरे से कोई भी इनका कांटेक्ट नहीं रहता है। आओ जरा एक बार देखें फिर से, ये हो गई लेमिनेटेड कोर, ठीक। अच्छा, अब देखिए लेमिनेटेड कोर पे हम क्या करते हैं कि एक पेपर लगाते हैं, एक कागज लगा देते हैं, और उस कागज के ऊपर हम सोलेनॉइड लगा लेते हैं। ये मान लो एक कॉइल लगा देते हैं, समझे? एक कोर ली हमने, मतलब ऐसे करके कोर ली, वो मान लो ऊपर से हट सकती है, फिर उसमें हमने फंसाया एक कागज, ताकि इस कोर का इससे डायरेक्ट, मतलब इस कॉइल का इस कोर से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट ना रहे, इसका तार का इस पत्ती से, स्ट्रिप से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना रहे, इसलिए मैंने कागज लगा दिया, और कागज के ऊपर मैंने क्या लगा दी? सोलेनॉइड लगा दी। अब देखिए क्या होता है, मजा आएगा आपको सुन के भी। अब हम क्या करते हैं कि देखो, एक साइड तो बन गई आपकी जिधर बाहर से 11,000 वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना। ये साइड तो वो हो गई जहां 11,000 वोल्ट पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। मैं बना देता हूं, आपको पता तो भी रहेगा। ये वो साइड है जिधर 11,000 वोल्ट पर आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, 11,000 वोल्ट पर। और ये वो साइड है, मान लो अभी हम एक ऐसा ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं जो वोल्टेज को कम कर रहा है, मतलब हमारे घर जा रही है, और इलेक्ट्रिसिटी जाती है भाई 220 वोल्ट पर। अब ये कैसे हो पाता है? आओ जरा इस बात को समझते हैं। देखिए फिर से वीडियो में चलाता हूं, क्या होगा कि इधर की साइड को याद रखना, जिधर की साइड पर मेन इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी साइड, प्राथमिक। जिधर की साइड इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इसको बोलते हैं हम प्राथमिक कुंडली, यानी कि प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। और जिधर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, यानी कि द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी कॉइल। तो ये हो गई प्राइमरी कॉइल और ये हो गई आपकी सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए क्या होता है, होता ये है कि जैसे ही इधर से इलेक्ट्रिसिटी आती है 11,000 वोल्ट पर, तो इस वाली कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब यहां पर इस चुंबकीय क्षेत्र को मैं चुंबकीय फ्लक्स कहूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहूंगा। क्यों? क्योंकि ये किसी क्षेत्रफल से निकल रहा है, किसी एरिया से निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहो, फ्लक्स कहो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, वो क्या होता है? इस कोर के माध्यम से इस वाली कॉइल से जाकर टकराता है, इस वाली कॉइल से जाकर टकराता है। अब सोचिए, अगर फैराडे साहब ने क्या कहा था कि अगर किसी तार से कोई चुंबकीय फ्लक्स जाके टकराएगा तो उस तार में एक धारा प्रवाहित होगी। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र यहां जाके टकराएगा तो इस तार में क्या प्रवाहित होती है? एक धारा, एक करंट फ्लो होता है। करंट होता है, वोल्टेज होता है, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी और यही धारा आपको मिल जाती है। अच्छा भैया, ये तो फिर भी समझ में आ गया, लेकिन अभी ये नहीं पता लगा कि ये वोल्टेज को कम या ज्यादा कैसे करता है। देखिए सुनिए मेरी बात, यहां पर मान के चलो 100 फेरे हैं, ठीक है, यहां पर मानो 100 फेरे हैं, तो 100 फेरों से मान लो 100 ही चुंबकीय फ्लक्स निकला, ठीक है, और यहां पर लगाया आपने 50 फेरे, तो हर एक चुंबकीय फ्लक्स जो होगा, हर एक लाइन जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो हर एक कॉइल के संपर्क में आएगी। तो 100 में से केवल कितनी संपर्क में आ पाएंगी? आप कहोगे भैया जी कुल 50 आ पाएंगी।
तो अगर यहाँ 100 का चुंबकीय फ्लक्स बना तो यहाँ कितने का रह गया, कुल 50 का रह गया। यानी कि अब मैं बिल्कुल काम की बात पे आ रहा हूं, मुझे बताना आपको समझ आया कि नहीं। अगर आपको यहां वोल्टेज कम करना है, आपको चाहिए कि वोल्टेज कम मिले, तो आप यहां पे फेरों की संख्या घटा दोगे। बोलो सही कह रहा हूं। और अगर आपको चाहिए कि नहीं, यहां की तुलना में यहां मुझे वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहां पर फेरों की संख्या को बढ़ा दोगे। अगर यहाँ 100 फेरे हैं और मुझे यहाँ ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो मैं यहाँ पर फेरों की संख्या बढ़ा दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर ये 11,000 आ रहा है, 11,000 वोल्ट, तो ये 11,000 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। भाई मान के चलो 11,000 वोल्ट पे यहाँ 11,000 फेरे हैं, आपने यहाँ भी 11,000 कर दिए, ठीक है 11,000 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन तुम कहो जी मैं तो 12,000 कर दूंगा। अरे भाई 11,000 से बनने वाला फ्लक्स 11,000 को मिल गया, एक एक का एक एक को मिल गया। जब फ्लक्स बचा ही नहीं तो वो फेरे खाली रह जाएंगे। तो वोल्टेज को 11,000 से ही बढ़ा और घटा सकता है। आगे आपको बात समझ में। तो पीछे से अगर वोल्टेज आपका जितना आ रहा है उसके हिसाब से आपको वोल्टेज घट और बढ़ा हुआ मिल जाएगा। अच्छा सत्यम, अभी क्लियर करेंगे आपका पॉइंट। तो आप याद रखना कि ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है। और एक बात याद रखना कि प्राथमिक कुंडली में और द्वितीयक कुंडली में, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा कि वोल्टेज घटेगा या बढ़ेगा। अगर यहां पर फेरों की संख्या ज्यादा है तो वोल्टेज बढ़ा हुआ मिलेगा, और अगर यहां फेरों की संख्या कम है तो यहां पर वोल्टेज आपको घटा हुआ मिलेगा। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो एक बार थम्स अप करिए और फिर हम आगे बढ़े। अब देखिए इसी आधार पर अगर मैं पूछूं कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इसका कार्य क्या है, अगर यहां हम लिखें इसका कार्य क्या है। अच्छा अगले पेज पे लिख लेते हैं ताकि मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा लिखने को। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका वर्क क्या है, इसका कार्य क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई साहब धारा या वोल्टेज को, धारा या वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना, यानी कि टू इंक्रीज और डिक्रीज, टू इंक्रीज और डिक्रीज, टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑब्लिक करंट और वोल्टेज। कि करंट और वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना ही क्या कहलाता है, आपका ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। ठीक है, अब सुनिए एक बात मजे की। अब आपके ना बहुत सारे डाउट हैं, कह रहे हैं हमने तो अन्योन्य प्रेरण पढ़ा था, वो सारी चीजें हम करेंगे। देखो अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण का मतलब होता है कि किसी एक कुंडली ने किसी अन्य को प्रभावित किया। देखो प्रेरण दो तरह के होते हैं, अगर आप 12वीं के स्तर पे पढ़े हम और गहराई में, तो प्रेरण दो तरह के होते हैं। होता क्या है कि कभी कभी ना एक कुंडली ही खुद को ही प्रेरित करती है, मतलब उस कुंडली में खुद की वजह से ही धारा प्रवाहित हो जाती है, तो उसको कहते हैं स्वयं प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, खुद को ही प्रेरित कर दिया। और एक होता है कि ना उसने किसी दूसरे को प्रेरित किया, जैसे ये वाली कुंडली प्राथमिक कुंडली द्वितीयक को कर रही है, तो इसको हम अन्योन्य प्रेरण कह देते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है सब प्रेरण ही। बाकी मैं लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए कि है तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ही, कभी कभी आपको प्रेरण की जगह अन्योन्य प्रेरण दे देगा, तो इस चीज को भी आप लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। कौन सा सिद्धांत है कि ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन। भाई इंडक्शन में भी कौन सा इंडक्शन है, म्यूचुअल। तो है सब एक ही बात, परेशान मत होइए, आप पेपर में केवल प्रेरण देख के समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये दोनों ऑप्शन एक साथ दे देगा कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या फिर अन्योन्य प्रेरण, नहीं, ये दोनों ऑप्शन आपको अलग अलग मिलेंगे, या तो ये मिलेगा या तो ये, और आप मोटा मोटी प्रेरण देखकर समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब बात आती है कि इसका कार्य क्या होता है। तो धारा या वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। अब देखिए यहां से क्या सवाल बनेगा, सवाल बनेगा कि मानो ये ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज को क्या कर रहा है भैया, घटा रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि अगर मान लो यहां पर इतने फेरे हैं तो निश्चित तौर पर यहां पर फेरों की संख्या कम होगी। तो फेरों की संख्या जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनपी और एनएस, यही लिख लेते हैं एनपी। एनपी क्या है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, यानी प्राथमिक कुंडली में
प्राथमिक कुंडली में फेरों, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और इसको तो बोल दिया हमने एनपी, और यहां पर जो फेरों की संख्या है उसको बोलते हैं एनएस। फेरे क्या होते हैं? जो टर्न्स हैं आपके। एनएस क्या होते हैं? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ठीक है। अब देखिए, कोई भी ऐसा ट्रांसफॉर्मर, बड़े ध्यान से समझते रहना हर एक बात को, मजा आएगा। कोई भी ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को घटा देता हो, उसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यानी कि अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। और कोई भी ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को बढ़ा देता हो, उसको बोलते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। एक बात बाई मिस्टेक शायद मैंने वहां कह दी थी पीछे, मुझे याद आ रहा है कि यहां पर अगर कम मिलेगा तो ये उतना ही बनाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को यहां पर बढ़ा देंगे, जैसे यहाँ 220 240 वोल्ट पर मान लो यहां पर है आपके 20 टर्न है, तो यहां पर अगर आपने 40 टर्न रख दिए तो वो उसका डबल कर ही देगा, पीछे रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कितना वोल्टेज आ रहा है वो उसको बढ़ा ही देगा आपको नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो दो तरह के ट्रांसफॉर्मर हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब देखिए, अब यहां लिखेंगे हम धारा या वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। ठीक है। परिभाषा लिख लेते हैं कि भाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो आपसे सवाल पूछेगा कि जो उच्चाई ट्रांसफॉर्मर होता है, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर होता है, आप पढ़ेंगे जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है ना, ये क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। और वोल्टेज को बढ़ाने के लिए आप देखो, आपको सेकेंडरी में ज्यादा फेरे लगाने पड़ेंगे और प्राइमरी में कम फेरे रखने पड़ेंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि अगर एक ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है तो उसमें फेरों की संख्या सेकेंडरी में ज्यादा होगी, प्राइमरी में कम होगी। साथ ही जो वोल्टेज होगा, यहां पर वोल्टेज को हम ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि ये स्टेप अप है तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा होगा और प्राइमरी में वोल्टेज कम होगा। इस बात से मेरी से सभी सहमत हैं? यहां पे लिख लो ईएसईपी क्या है। तो ये है ईएमएफ। ईएमएफ एक तरह का वोल्टेज ही होता है, ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। तो आप कहेंगे कि वोल्टेज इन सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज। ठीक है। और ईपी क्या है आपका? प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज। ईपी है आपका वोल्टेज इन प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज। यहां तक सभी को क्लियर है? बताएंगे। अच्छा सर जी ये ग्राफ बना ले। अरे ग्राफ नहीं है, सिंपल सिंपल सा 2 लाइन का डायग्राम है यार, खींच लिया करो, ऐसी चीजों को तो पूछना क्या है। स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अभी बताइए यहां तक के आपके सारे डाउट क्लियर हैं जितने इस टॉपिक से थे? अब सुनो, आपको पता है आप इतना भी पढ़ जाओगे फिर भी आपको कंफ्यूज कैसे किया जाएगा। सुनो, मैं मानता हूं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो है प्राइमरी में पी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अच्छा सुनिए, जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, ये केवल एसी वोल्टेज पर ही काम करता है। क्यों? क्योंकि एसी वोल्टेज ही फ्लक्चुएट करता है। भाई एसी वोल्टेज तो ऊपर नीचे होता है, बड़े ध्यान से समझना फिर मजा आएगा आपको। सुनो, ट्रांसफॉर्मर केवल एसी पे क्यों काम करेगा? क्योंकि देखिए सारा खेल यहाँ किस बात का है? सारा खेल है यहाँ वोल्टेज के कम और ज्यादा होने का। भाई वोल्टेज कम और ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम और ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स कम और ज्यादा होगा तब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्योंकि फैराडे साहब ने कहा था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कटना बंद हो जाता है, जब वो चुंबक हमने रोक दी थी तो आपने देखा था कि कोई भी धारा हमें नहीं मिल रही थी। यानी कि जो फ्लक्स है ना ये चेंज होते रहना चाहिए, यानी जो चुंबक है ना उसके आगे पीछे चलती रहनी चाहिए। कुल मिलाकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कम और ज्यादा होते रहना चाहिए। लेकिन डीसी में तो ऐसा नहीं होता, डीसी तो एक जैसी रहती है, इसलिए कभी भी ट्रांसफॉर्मर डीसी पर ऑपरेट नहीं करता है। इसलिए याद रख लिख लेना, यहां पे उम्मीद है जगह बची होगी थोड़ी सी, यहां पे लिख लेना। ये पॉइंट भी आता है कि ट्रांसफॉर्मर
ट्रांसफॉर्मर केवल एसी पर ऑपरेट होते हैं। ठीक है, या ऐसे लिख लेना, दिस ट्रांसफॉर्मर केवल, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो शुद्ध हिंदी में, ट्रांसफॉर्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा पर चलते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, अब बात आती है यहां तक, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। तो आपको मेरा नमस्कार। कब तक सिलेबस खत्म होगा? आपके जैसा टीचर कहीं नहीं मिल सकता। विवेक बाबू, बहुत सारा आभार आपका, थैंक यू। बाकी देखिए, सिलेबस को हम लोग अपनी एक नॉर्मल सी स्पीड में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई जल्दबाजी है नहीं, एग्जाम हमारा दूर है, तो मैं आपके साथ कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। और असल में मैं बताऊँ तो मैं अपना 100% जो दे पाता हूँ ऐसे ही एग्जाम में दे पाता हूँ, जहाँ पर मेरे को अच्छा खासा समय थोड़ा सा मिल जाए, उसी में हम लोग वीडियोस वगैरह दिखाते हैं। देखो, वीडियो वगैरह से प्रैक्टिकल से पढ़ना है तो थोड़ा सा समय तो उसमें लगेगा, लेकिन मैं मानता हूँ असल में फिजिक्स से समझ ही वहाँ आती है। बाकी अगर मैं आपको बोल के बताऊं कि एक ट्रांसफार्मर होता है, उसमें अंदर ये होता है, वो होता है, या मोटर में ये होता है, ऐसे घूमती है, वैसे घूमती है, तो शायद आपको कभी समझ नहीं आएगा। तो सिलेबस में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। ऑलमोस्ट हमने, मैं कहूँ आपका, अगर ग्रुप डी के हिसाब से तो हमने 60% 65% सिलेबस कर लिया है, और आगे बचे 40 to 35% में। आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से आपकी 2829 क्लास हुई है लगभग, इतनी ही क्लासेस और आपकी लग जाएंगी। ठीक है, बाकी एग्जाम में हमारे पास बहुत सारा समय है, उससे पहले हम बहुत सारा अच्छे से कर लेंगे। अब देखिए, बात आती है, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आप सभी जानते हैं, आवृत्ति आप सभी जानते हैं। आवृत्ति क्या होती है कि जो एसी करंट होता है आपका, ये जो एसी करंट होता है आपका, इस तरीके से ये, तो आवृत्ति का मतलब है कि ये 1 सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है। इंडिया में जनरली 50 हर्ट्ज सप्लाई यूज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि जो करंट है हमारा, वो 1 सेकंड में 50 बार डायरेक्शन बदल रहा है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे टक 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 टक, मतलब ये ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, 1 सेकंड में 50 बार। आपको तो नजर भी नहीं आता, आपका जो बल्ब है ना, ये 1 सेकंड में ना 50 बार जलता और बुझता है, लेकिन ये इतना फास्ट होता है आपको पता ही नहीं चल पाता। डिम होता है जलता है, डिम होता है जलता है। ये चीज देखने को मिलती है जनरेटर पे। जनरेटर पे आपने देखा होगा, तो उपकरण जब ज्यादा लोड पड़ जाता है तो लुप झुप करते हैं, वहां पे फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी कम होने से क्या है ना, वो आपको दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ दिख नहीं पाते। तो आप याद रखना, फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है, कि कितनी बार ये धारा अपनी दिशा बदल रही है। तो मैं मानता हूं कि फ्रीक्वेंसी एफ पी क्या है आपकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में आवृत्ति, प्राथमिक कुंडली में आवृत्ति। और दूसरी है आपकी एफ एस, यानी कि सेकेंडरी कुंडली में आवृत्ति। ठीक है, सेकेंडरी कुंडली में, यानी कि द्वितीयक कुंडली में आवृत्ति। तो एक बात आप याद रखना, आपसे सवाल आएगा कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करता है। तो भाई साहब, आप क्या याद रखेंगे? देखिए, ये आपने पढ़ लिया, ये आपने पढ़ लिया। आप याद रखना कि चाहे ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी सेम रहती है। कोई भी ट्रांसफॉर्मर दुनिया में ऐसा नहीं बना कि वो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सके। आपको ऐसे कंफ्यूज करता है। कंफ्यूजन इनमें नहीं है, ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहे, लेकिन सवाल दरअसल जब अच्छा बनाना होता है ना, तो वो सीधे से नहीं बनाता, वो टेढ़े से सवाल बनाता है, और ये टेढ़ा सवाल है। और मजे की बात देखो, आपसे पूछा जाएगा कि मान लो आई धारा को मान लेते हैं हम आई। अच्छा, पहले पावर मान लेते हैं, पहले पावर का फंडा देखो। मैं इसको आगे ले जाता हूं, है ना, आप तो यहीं नीचे नोट करते रहना, मैं नीचे ले लेता हूं। पी फॉर मान लेते हैं पावर, पावर इन प्राइमरी। ठीक है, पावर इन प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक कुंडली में शक्ति, प्राथमिक कुंडली में शक्ति। और ये है पावर इन सेकेंडरी, यानी कि पावर इन सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक कुंडली में शक्ति। अब आपसे पूछेगा कि बोलो
ये शक्ति के साथ क्या करता है। देखो आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि उत्सुकता के सवालों को प्लीज थोड़ा सा दबा के रखा करो। जैसे सवाल आ रहा है जी ट्रांसफार्मर तेल कौन सा डलता है, भाई उससे कभी सवाल नहीं आएगा, और वो केमिकल इंजीनियरिंग का सवाल है, मैंने भी कभी उस पर उतना विचार नहीं किया। हमारे फिजिक्स में उससे कोई सवाल नहीं आएगा कि तेल कौन सा डलता है, वो तो पेट्रोलियम का सवाल हो गया। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये पावर के साथ क्या करता है। अब इसमें देखो दो ऑप्शन है आपके पास, पावर के साथ दो ऑप्शन है, याद रखना कि अगर आपका ट्रांसफॉर्मर, इसी में कंटिन्यू करके लिखते चले जाना है ना, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के नीचे लिख लेना। अगर देखिए ट्रांसफॉर्मर आपका आइडियल है, अगर आपका ट्रांसफॉर्मर आदर्श ट्रांसफॉर्मर है, अगर ट्रांसफॉर्मर आपका आदर्श है यानी कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, तो ये जितनी पावर प्राइमरी से लेगा उतनी ही पावर ये सेकेंडरी को दे देगा। जी हां, मैं बिल्कुल सही कहता हूं, ताकत का कोई भी लॉस नहीं होगा, है ना, पावर का कोई लॉस नहीं होगा। जितनी पावर ये प्राइमरी को देगा उतनी ही प्राइमरी पे लेगा, उतनी ही सेकेंडरी को दे देगा, ताकत का कोई नुकसान नहीं है। आप कहोगे ऐसे कैसे हो जाएगा यार। भाई साहब, अगर मान लो एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो स्टेप डाउन है, फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका ट्रांसफॉर्मर है स्टेप डाउन, और स्टेप डाउन का मतलब क्या है कि मान लो इस पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कुछ फेरे हैं, यहाँ पे फेरे कम हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कम जाएगी। मान लो यहाँ पर आ रही है आपकी 11,000 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ जा रही है आपकी 220 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर हैं आपके मान लो 100 फेरे, तो यहाँ पे फेरे कितने बैठेंगे, उसी अनुपात में फेरे हो जाएंगे। भाई अगर 11,000 के लिए 100 फेरे लगा रहे हो तो 220 के लिए कितने लगाओगे, सीधा सीधा एक रेशियो बना लो। तो मतलब यहाँ पे जो फेरे हैं वो 1 पर 110 फेरे आ रहे हैं, तो 22 पे कितने हो जाएंगे, सीधे सीधे रेशियो से निकल जाएगा। आपको ये ना भी समझ में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 11,000 पे इतने फेरे हैं तो 220 पे कितने फेरे होंगे, आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, और 11 से 2 बार। तो केवल अगर मैं यहाँ 2 फेरे लगा दूंगा तो 2 फेरे पे मुझे 220 वोल्ट मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर हैं 2 फेरे, ठीक है। अब मान के चलो, आप कहोगे भैया अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि यहां पर पावर है 100 वॉट और यहां पर भी पावर 100 वॉट है, तो ऐसा कैसे हो गया, वोल्टेज तो कम हो रहा है। आपको लगेगा ऐसा कि वोल्टेज कम हो गई लेकिन पावर कम नहीं हुई। मुझे एक बात बताओ आप, अगर आपको याद हो तो हमने एक बात पढ़ी थी कि जो पावर है ना, पावर वोल्टेज और करंट दोनों पर निर्भर करती है। पावर वोल्टेज और करंट दोनों पर निर्भर करती है ना। अगर आप देखें पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर बराबर होता है वोल्टेज गुणा करंट, यही तो होता है। अगर आप इस साइड यहां करंट निकाल के देखो, भाई अगर मान लो पावर है 100 वॉट, हमने ये ट्रांसफार्मर बनाया ना, यहां पर 100 वॉट है और कितना वोल्टेज हम मान रहे हैं 11,000, तो मुझे बताओ यहां पर कितनी करंट बनेगा, तो आप कहोगे पावर बराबर वी आई, और आई बराबर पावर बटे वी। तो पावर कितनी है 100 और वी कितना है आपका 11,000, 11,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहां हो जाएगा 1/110 इतने एम्पियर का करंट, ठीक है। अच्छा, आप यहां करंट निकालने की कोशिश करें, यहां पर करंट निकालो तो 100 वॉट पावर है, 220 वोल्ट का ये है, तो फिर से यहां पर लगा दो आई बराबर पी बटे वी इधर की साइड, यानी कि ये तो करंट हो गया प्राइमरी में और ये हो जाएगा सेकेंडरी में। तो पावर कितनी है 100 और वोल्टेज है आपका 220, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगी 10/22। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 1/110 को और 10/22 को, मैं एग्जैक्टली सॉल्व कर देता हूं फटाफट से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, हमें तो बस कुछ सीखना है। यहाँ पे कितने एम्पियर का करंट आ जाएगा 1/110, ये आ जाएगा आपका 0.009 एम्पियर का करंट, और यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा, अगर आप 10/22 को सॉल्व करेंगे 10/22 तो हो जाएगा 0.45 एम्पियर। मेरी बात को आप समझना। मुझे बताइए अगर वोल्टेज घटता है तो करंट पे क्या फर्क पड़ा है, घटने का मतलब आप समझ गए ना कि सेकेंडरी में घट रहा है, द्वितीयक में घट रहा है, तो द्वितीयक में धारा के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आप कहोगे भाई साहब धारा का मान बढ़ गया है। जी हाँ, तभी तो पावर नियत रह पाएगी, तभी तो पावर कांस्टेंट रह पाएगी।
भाई एक बहुत बिल्कुल सिंपल सी सोचो, अगर आपको ये भी नहीं समझ आया, हालांकि आपको समझ आ गया होगा, मैं आपको और बहुत आसान सी भाषा में बता रहा हूँ। मान के चलो कि ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। इधर तीन चीज देखो, पावर देखो, वोल्टेज देखो, करंट देखो। भाई मान लो वोल्टेज है 10 और करंट है आपका 5, तो पावर कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 5 50, ठीक है। आप कहते हो जी हाँ वोल्टेज घट गया, कितना घट गया? मान लो मैंने कहा जी 5 वोल्ट हो गया। अच्छा पावर आप कह रहे हो कि उतनी ही रहेगी, 50 ही वोल्ट, 50 ही रहेगी। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहते हो भैया जी पावर बराबर वोल्टेज गुणा करंट होता है। पावर आपकी 50 ही है, वोल्टेज आपका 5 है, तो करंट कितना करना पड़ेगा आपको? 10 नहीं करना पड़ेगा? तो यहां पर करंट आप देखो क्या हो जाएगा? 10। मेरे कहने का मतलब ये है, इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर अगर पावर सेम रहेगी, अगर पावर सेम रहेगी और वोल्टेज आपका घटता है तो करंट आपका बढ़ जाएगा। यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर डाउन है वोल्टेज के लिए। पूरी हेडिंग के साथ पढ़ो, केवल ये याद रखना स्टेप डाउन। भाई स्टेप डाउन में ये भी याद रखो क्या डाउन कर रहा है? वो वोल्टेज को डाउन कर रहा है, लेकिन करंट को अप कर रहा है। उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से अब समझ में आ गई होगी कि अगर हम कहीं ये लिखते हैं ना कि हमारा ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है, अच्छा स्टेप अप क्या करेगा? जस्ट इसका उल्टा कर देगा। स्टेप अप किसको स्टेप अप कर रहा है? अप करता है ये किसको? वोल्टेज को। किसको अप करता है? वोल्टेज को अप करता है। अगर मैं करंट के बारे में बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई साहब करंट को तो ये कम करेगा, यानी कि सेकेंडरी में जो करंट जाएगा ना वो छोटा होगा किससे? प्राइमरी के करंट से। जरा बताइए ये बात आपको क्लियर है कि जी भैया मुझे समझ में आ गया। अगर एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो वो वोल्टेज को अप करेगा और करंट को डाउन कर देगा, जबकि फ्रीक्वेंसी को सेम रखेगा और नंबर ऑफ टर्न्स का ये अंतर होगा। और अगर स्टेप अप में ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि आदर्श है, तो पावर कैसी रहेगी? इसकी सेम रहेगी। यानी कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए पावर हमेशा सेम रहती है। वो छोड़ दीजिए 0.45 एक ऐसे आया, वो सब भूल जाइए, चलो छोड़ दो। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे बताओ ये बात समझ में आ गई? ये छोड़ दीजिए आप, ये बात सिंपल सिंपल सी आपको समझ में आ गई थी। वो कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन कैसे हुई, सिर्फ हमें ये समझना था कि अगर एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है वो वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट को वो घटा देगा, ठीक है। चलिए समझ आ गया। अच्छा अब बात आती है कि भैया अगर एक ट्रांसफॉर्मर आइडियल ना हो, आदर्श ना हो, तो देखो आप कहेंगे नंबर दूसरा ट्रांसफॉर्मर डालो आप इसी में, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल यानी कि जो आदर्श ट्रांसफॉर्मर ना हो, आदर्श ट्रांसफॉर्मर न हो। तो आदर्श नहीं होगा तो ये क्या करेगा कि जो पावर प्राइमरी पे होगी वो सेकेंडरी पे जाते जाते कम हो जाएगी। यानी कि प्राइमरी की पावर हमेशा ज्यादा होगी किससे? सेकेंडरी से। इस बात से मतलब ही नहीं है कि ये उच्चाई होगा या अपचाई होगा, ठीक है। इस बात से देखो, यहां इस बात से मतलब ही नहीं है जब आप ये पढ़ रहे हो कि ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, इस बात से मतलब ही नहीं है। अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, चाहे वो स्टेप अप है चाहे वो स्टेप डाउन है, वो हमेशा पावर को सेम रखेगा। और अगर कोई ट्रांसफॉर्मर नॉन आइडियल है, चाहे वो स्टेप अप है चाहे वो स्टेप डाउन है, तब हमेशा पावर प्राइमरी पे कम रहेगी, क्योंकि वो आदर्श नहीं है। आदर्श का मतलब जो 100% क्षमता पे काम करे, 100% क्षमता पर काम करे। तो अगर वो नहीं कर पा रहा है 100% क्षमता पे काम, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पावर को ले जाने में वहां पर लॉस कर देगा। चलो, हालांकि हमें ना ऐसे पढ़ना चाहिए था कि ये स्टेप अप स्टेप डाउन, लेकिन मुझे ना थोड़ा करंट का कॉन्सेप्ट समझाना था, वो इसी से समझ आता आपको। तो इनको ना मिलाना मत आप, स्टेप अप स्टेप डाउन अलग रखना, आइडियल नॉन आइडियल अलग रखना। आइडियल नॉन आइडियल में सिर्फ ये सोचना, जब आप आइडियल या नॉन आइडियल समझो तो उसको स्टेप अप स्टेप डाउन से जोड़ना ही मत। आप सिर्फ इतना याद रखना, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में पावर बराबर होती है, नॉन आइडियल में पावर बराबर नहीं होती, प्राइमरी पे कम होती है। उससे मतलब नहीं है कि वो आदर्श है, वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। कोई ट्रांसफॉर्मर है, मान लो वो स्टेप अप है, तो वो हो सकता है कि वो आइडियल हो भी और ना भी, डिपेंडिंग अपॉन दी पावर। एक बार प्लीज इसका मुझे बता दो। आदर्श का मतलब होता है बाबू कि जितनी पावर उसने ली प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे उतनी ही उठाकर उसने दे दी, पावर का कोई लॉस उसने नहीं किया। हालांकि देखो आदर्श जैसा कुछ नहीं होता, आप ट्रांसफॉर्मर में बहुत सारी हीट देखते होंगे, आवाजें देखते होंगे, तो वो उसको आदर्श रहने ही नहीं देती हैं। आदर्श तो केवल किताबों में पढ़ने की बात है। तो ये तो हो गया आपका स्टेप अप। अगला ट्रांसफॉर्मर लिख लेते हैं स्टेप डाउन।
स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यानी कि अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब देखिए अपचाई ट्रांसफॉर्मर क्या होता है आपका। अब आप समझ गए होंगे स्टेप डाउन है तो किसको डाउन कर रहा है, वोल्टेज को, यानी कि प्राइमरी पे वोल्टेज अगर स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी पे वोल्टेज आपका कम हो जाएगा। सुनिए, आप ना स्टेप डाउन का खुद से लिख के लाइएगा कल को। अभी ना इस स्टूडियो में थोड़ा दूसरी क्लास है। अच्छा ठीक है, सर ने एडजस्ट कर लिया तो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं फिर। देखिए स्टेप डाउन है तो क्या करेगा, वोल्टेज को डाउन करेगा, यानी कि प्राइमरी पे वोल्टेज ज़्यादा होगा और सेकेंडरी पे कम हो जाएगा। अच्छा, फेरों की संख्या में फेरों की संख्या प्राइमरी पे आपकी ज़्यादा रहेगी और सेकेंडरी पे आपकी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे कोई करंट पूछेगा तो आप कहना जी करंट तो सेकेंडरी पे ज़्यादा होगा और प्राइमरी पे कम होगा। करंट हमेशा वोल्टेज का उल्टा चलेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी की पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी आपकी जो रहेगी वो दोनों जगह बराबर रहेगी। और अगर आपसे कोई पूछे पावर तो आप कह देना देखो पावर के केस में दो बातें रहेंगी। अगर ये ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, अगर आइडियल है यानी कि अगर ये आदर्श है, अगर ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है अगर ये आदर्श है तो आप कहोगे अगर आदर्श है तो पावर दोनों साइड की बराबर रहेगी। और अगर ये आदर्श नहीं है, अगर ये नॉन आइडियल है, ये वाला ही ट्रांसफॉर्मर अगर ये नॉन आइडियल है, आदर्श को देख लेना एक बार क्या लिख देते हैं, जो आदर्श ना हो। अगर ये आदर्श नहीं है, आदर्श नहीं है तो प्राइमरी पे पावर जो होगी वो ज़्यादा होगी और सेकेंडरी पे हमेशा ही कम होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेकेंडरी पे पावर ज़्यादा हो जाए, ताकत कभी सेकेंडरी पे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया दीदी, वेरी गुड, सब समझ में आ गया। तो उम्मीद है कि आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर समझ में आ गया होगा। अब देखिए वैसे तो जो मैक्सिमम इसके पॉइंट थे बनने वाले वो मैंने लिखवा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार कल आप मुझसे पूछ लेना, समय हो चला है, स्टूडियो में दूसरी क्लास भी लगनी है, सर मेरा वेट कर रहे हैं। तो आप आई उल्टा लिख दिए हैं, अगर आपको अभी भी उल्टा लग रहा है, देखिए भैया स्टेप फिर से समझ लेते हैं। स्टेप अप क्या करेगा कि वोल्टेज को बढ़ा देगा, तो सेकेंडरी पे ज़्यादा मिलेगा वोल्टेज और प्राइमरी पे आपको कम मिलेगा। अब स्टेप डाउन में प्राइमरी पे जो अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, वोल्टेज का जस्ट उल्टा लिख दो, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं तो ये प्राइमरी पे कम मिलेगा और सेकेंडरी पे ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है? चल उम्मीद है अब सही हो गया होगा और आइडियल नॉन आइडियल आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आने के साथ ही कल आपसे पूछूंगा, आपके जो भी डाउट्स हों एक बार आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर कोई डाउट नहीं होंगे तो कल हम इसको फिनिश करेंगे और मैग्नेटिज्म के बचे कुचे पार्ट को भी हम निपटा लेंगे। हालांकि मैग्नेटिज्म चैप्टर 99% कवर हो गया है, फिर भी मैं ढूंढ ढांड के ऐसे टॉपिक उठा लाऊंगा कि जो मान लो सिलेबस का भी हिस्सा नहीं है, कई बार हमें ऐसा लगता है आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक आ गए हैं, तो उन सारे टॉपिकों को कल हम एक मिक्स फॉर्मेट में कर लेंगे, एक तरह की मिक्स क्लास में हम कर लेंगे। कल हो जाएंगे तो कल खत्म, परसों हो जाएंगे तो परसों, और उसके बाद फिर हम नए चैप्टर पे चले जाएंगे, नई यूनिट पे चले जाएंगे। आपको पता ही है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट कंप्लीट कर ली है और दूसरी यूनिट कंप्लीट करी है हमने मैग्नेटिज्म और अब हम अगली जो यूनिट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइट यानी कि प्रकाश। तो उम्मीद है सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। बाकी बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है, आपने देखा होगा, ठीक है सौरभ मैंने वो सही कर दिया, आप देख लेना, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है, बारीक बारीक से पॉइंट है। मतलब अगर आप सिर्फ एक चीज रट के जाते हैं, अगर आप इतना सिर्फ याद रखते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन, तो फिर आप महान कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी समझने को, जितनी हम गहराई में जाएंगे उतना ज्यादा हमें और क्वेश्चन छोटे छोटे समझ में आएंगे। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।